हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्रिल्यूड के 4th पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों 4th पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी-सी नज़र डालते हैं 2nd पैराग्राफ पर, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने अंतिम 4 लाइनों में बताया था कि वह एक दिन सुबह अकेले बैठे हुए थे और माहौल शांत था और वह अपने साथ किए हुए वादों को याद कर रहे थे ताकि उसे कोई थीम या कोई विषय मिल जाए जिस पर वह लिख सके। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि उनको बाधाएँ मिलती हैं और ये दिन प्रतिदिन बाधाएँ नई होती जाती हैं, फिर वह किसी भी विषय पर नहीं लिख पाता है। लेकिन 4th पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उसके ज़हन में बहुत सारे विषय हैं और उस विषय पर वह लिखना भी चाहते हैं। उन्होंने लिखना शुरू भी किया, लेकिन किसी भी विषय को वह पूरी तरह से नहीं लिख पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं और एक बार फिर से वह निराश हो जाते हैं। उनके विचार आपस में टकराने लगते हैं। एक अस्पष्ट एक अजीब-सी तड़प उसके मन में पैदा होता है। उसे डर सताने लगता है, उसे बेचैनी होती है। और इसी तरह से एक बार असंतुष्टि में, एक बार निराशा में ही उसका 4th पैराग्राफ भी कंक्लूड होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड्सवर्थ 4th पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ सबसे शुरू में कहते हैं कि ये कविता लिखने का जो काम है, वह बहुत ही कठिन काम है और अब वह एक ऐसे इंसान बन गए हैं कि कविता लिखने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले वह गंभीर विचार करने लगते हैं, वह विचार में डूब जाते हैं और जाँच-पड़ताल करते हैं, वे अपने अंदर झाँक के देखते हैं, वह जानना चाहते हैं कि उसके अंदर वे सारी चीज़ें मौजूद है कि नहीं, जो एक कवि में होते हैं। फिर वह जाँच-पड़ताल करके देखते हैं, फिर इस नतीजे में पहुँचते हैं कि उसके अंदर वे सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो एक कवि में होता है। वो कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार उसके अंदर है। भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार वाइटल सोल या महत्वपूर्ण आत्मा उसके अंदर है। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके अंदर जनरल ट्रुथ्स यानी कि सामान्य सच्चाई भी उसके अंदर है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बाहरी चीज़ों जैसे रूप या प्रतिरूप की भी उसमें कमी नहीं है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कम महत्वपूर्ण वाली अन्य सहायक चीज़ें भी उसमें मौजूद है, जिसको उन्होंने परिश्रम से कठोर परिश्रम से उन्होंने प्राप्त किया था दोस्तों। तो दोस्तों वो कहते हैं कि एक कवि में जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, वे सारी चीज़ें उसके अंदर भी मौजूद है। उसके अंदर वाइटल सोल है, उसके अंदर जनरल ट्रुथ्स है, उसके अंदर वो रूप प्रतिरूप है, फिर उसके उसमें उसके अंदर मेहनत करने की परिश्रम करने की क्षमता भी उसके अंदर है। और इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि उन्हें 3 चीज़ों की तलाश है, उसे टाइम, प्लेस और मैनर्स की तलाश है और वो कहते हैं कि टाइम, प्लेस और मैनर्स की कमी नहीं है दुनिया में, ये विपुल परिमाण में पाए जाते हैं और टाइम, प्लेस और मैनर्स जहाँ पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, इन्हें बिल्कुल अलग नहीं किया जाता है। फिर दोस्तों वे थीम की ओर बढ़ते हैं, विषय की ओर बढ़ते हैं, वो लिखना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि अम, वो कहते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी भी याद किए जाते हैं लेकिन उसका हाथ छोटा है, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि कुछ नाम केवल चंद लोगों के हृदय में बसते हैं। तो वर्ड्सवर्थ उस नाम के बारे में लिखना शुरू करते हैं, वो चाहते हैं कि वे नाम सभी लोगों के हृदय में उस नाम को जगह
मिल सके। लेकिन दोस्तों इस विषय को वह पूरा नहीं कर पाते हैं और उसका ध्यान दूसरे विषय की ओर चला जाता है। अब वह दूसरे विषय की ओर ध्यान देते हैं, वो लिखना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि दोस्तों कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो महत्वाकांक्षी तो होते हैं लेकिन गलत विकल्प का चुनाव करते हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि गलत थीम या गलत विषय का चुनाव करते हैं और जिसकी वजह से वह एक ब्रिटिश थीम पर ही सीमित हो जाते हैं, चुनिंदे ब्रिटिश थीम पर सीमित हो जाते हैं और अच्छे राइटर नहीं बन पाते हैं। वह इन राइटर्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं। फिर शुरू करके एक जगह जाके रुक जाते हैं, इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो फिर आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि कुछ मिल्टन के कहानी ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं और प्रेम प्रसंग युक्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, लेकिन लोगों के बीच वो अनकही और अनसुनी है। तो उस कहानियों के बारे में वर्ड्सवर्थ लिखना शुरू करते हैं, उसे भी नहीं लिख पाते हैं और उसका ध्यान दूसरे थीम की ओर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि वह देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों या वीर सैनिकों की कहानी को वो लिखेंगे। वह वीरता के उपवन में चले जाते हैं। वे वीर जवानों के बीच जाके बैठ जाते हैं और उनके द्वारा कहानियों को सुनते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भयंकर मोहिनी से भरी हुई ऐसी कहानी को वो सुनते हैं जिसमें एक मजबूत हृदय वाले इंसान ने भयंकर मोहिनी का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त किया। तो दोस्तों ऐसी कहानी वर्ड्सवर्थ लिखना चाहते हैं, उसको शुरू करते हैं, उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि उन्होंने वीर जवानों से युद्ध जैसी कारनामों से भरी हुई ऐसे कहानियों को सुना जिसमें एक भाले ने भाले का सामना किया और एक तलवार ने तलवार से कुछ इस तरह से लड़ाई किया जैसे मानो वह रक्षा कवच के चमक-धमक के प्रति भली-भाँति सचेत हो। तो दोस्तों इस प्रकार की कहानी को भी वर्ड्सवर्थ लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे भी नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सामंजस्य पूर्ण श्रद्धांजलि उन लोगों को दिया जाता है जिसमें अ अ, धैर्यपूर्ण विचार हो, जिसके अंदर निष्कलंक सच्चाई हो, जिसके अंदर दृढ़ समर्पण की भावना हो, जिसके अंदर अतृप्त उत्साह हो और जिसके अंदर सच्चा प्रेम को पवित्र करने वाली ईसाई विनम्रता हो। ऐसे लोगों को सामंजस्यपूर्ण श्रद्धांजलि दिया जाता है और वर्ड्सवर्थ ऐसे लोगों के बारे में लिखना शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्ड्सवर्थ आगे बढ़ते हैं और वर्ड्सवर्थ जो है मिथ्रेडेट्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मिथ्रेडेट्स जो है वो पराजित हो चुका है और मजबूरन उसे उत्तर की ओर भागना पड़ा है। वे बहुत दिनों तक बादलों में छिपे रहे और वहाँ पर वहाँ के जातियों को उन्होंने एकत्रित किया, उनको प्रशिक्षित किया और एक दिन मिथ्रेडेट्स जो है रोमन साम्राज्य का पतन का कारण बना। तो वर्ड्सवर्थ इस विषय पर भी लिखने की कोशिश वर्ड्सवर्थ ने किया, लेकिन वर्ड्सवर्थ इस विषय को भी पूरा नहीं कर पाते हैं और उसका ध्यान जो है दूसरे विषय की ओर चला जाता है, दूसरे विषय पर वह लिखना चाहते हैं। वह सर्टोरियस के फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के बारे में वो लिखना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि सर्टोरियस के फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को मजबूरन स्पेन को छोड़कर भागना पड़ा और एक दिन वह भाग्यशाली किसी द्वीप में वह शरण लेते हैं और बहुत दिनों तक वे भाग्यशाली द्वीप में रहे जहाँ पर उन्होंने अपनी कला, नियम, कानून और उपयोगों को वहाँ पर धीरे-धीरे नष्ट होने के लिए छोड़ दिया था। और दोस्तों वो कहते हैं कि बहुत दिनों तक वह उस द्वीप में भूखे रहे। उनको भूखा रहना पड़ा लेकिन वो कहते हैं कि उनकी आज़ादी की आत्मा कभी भी भूखा नहीं रहा और 1500 साल तक उसका आज़ादी का आत्मा वहाँ पर जीवित रहा।
फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब यूरोपियन शक्ति और कुशलता के साथ जब यूरोपियंस ने स्पेन पर आक्रमण किया, इस पर स्पेन पर कब्जा किया, तो ये सर्टोरियस के फ्रेंड्स और फॉलोअर्स ने ही यूरोपियंस के साम्राज्य का अंत किया। और सर्टोरियस के फ्रेंड्स और फॉलोअर्स ही यूरोपियन के साम्राज्य के विनाश का वे कारण बने। फिर दोस्तों इस विषय पर भी वर्ड्सवर्थ नहीं लिख पाते हैं, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, उसका ध्यान अब दूसरे विषय पर आ चुका है। दूसरे विषय पर वो लिखना चाहते हैं, वह कहते हैं कि वह कुछ महान आत्माओं के बारे में लिखना चाहते हैं, जो जिन्होंने सच्चाई के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन राजाओं के इतिहास के बीच में उसका नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं है। तो ऐसे महान आत्माओं के बारे में वर्ड्सवर्थ जो है लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उसे भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्ड्सवर्थ दूसरे विषय पर लिखना शुरू करते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है ऐसे एक फ्रेंच मैन, एक फ्रांसीसी के बारे में लिखना शुरू करते हैं, जिन्होंने अमानवीय कृत्यों पर ध्यान केंद्रित किया था, और अत्याचारियों को रौंदने के लिए, उसे कुचलने के लिए समुद्र पार करके वह अकेला ही गया था। और वो कहते हैं कि ये वही अत्याचारी थे जिन्होंने भारतीय द्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ इस विषय को पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर वे दूसरी तरफ बढ़ते हैं और वे गुस्टावुस के बारे में वो लिखना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि गुस्टावुस डेलिकेरियास के माइंस में पूरी तरह से वो फंस चुका था और उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस सूझबूझ और तरकीब से उन्होंने बचने के लिए मदद मांगा था, वर्ड्सवर्थ उससे प्रभावित थे और उसके बारे में दोस्तों वर्ड्सवर्थ लिखना शुरू किए थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ उसे भी नहीं लिख पाते हैं। और दोस्तों वह दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों वर्ड्सवर्थ वेलेस के बारे में लिखना शुरू करते हैं। वेलेस जिन्होंने स्कॉटलैंड की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वेलेस का नाम जो है एक जंगली पुष्प की तरह उसके देश में कहीं पर खो गया था। किसी ने भी उसके नाम को इतिहास में दर्ज नहीं किया। दोस्तों वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के महान कार्य जो है भूतों के परिवार के रूप में किसी खड़ी चट्टानों या नदी के किनारे खो गया था, और उसको उसके कृत्यों को, उसके कामों को किसी ने भी इतिहास में दर्ज नहीं किया। तो वह वेलेस के बारे में लिखना शुरू किए थे, लेकिन वेलेस के बारे में भी वो पूरी तरह से नहीं लिख पाते हैं। और अ वो दूसरे थीम की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो अब कहानी का आविष्कार वो करना चाहते हैं। वे अपने मन की गहराई में झाँक कर देखते हैं, जहाँ पर उसके जुनून और आदतन विचार हैं, ठीक उसके बिल्कुल करीब से वो कहानी का आविष्कार करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उसके मन की अधिकतम ऊँचाई पर भी कुछ कहानी है, लेकिन उस कहानी का आविष्कार कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अधिक ऊँचाई पर अगर कोई संरचना होती है, सूर्य के बिल्कुल करीब अधिक ऊँचाई पर अगर कोई संरचना होती है, तो वह पिघल जाती है, या तो धुंध जो है हवा के साथ मिल जाता है और धुंध समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से उसके मन की अधिकतम ऊँचाई पर जो कहानी है उसको भी आविष्कार कर पाना वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों वर्ड्सवर्थ जो है आगे बढ़ते हैं, और वर्ड्सवर्थ जो है अपने मन की गहराई में फिर से एक बार देखते हैं, वह मेडिटेशंस करते हैं, वह ध्यान करते हैं, और उसके बाद अमर कविताओं को वह ढूँढ निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑर्फन लायर यानी एकलौता बीना के लिए जो उपयुक्त होते हैं। दोस्तों वह लिख नहीं पा रहे हैं, वह कहीं पर जाके रुक जा रहे हैं, उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों अब उनको ये लिखना एक बोझ सा लगने लगा है, और वह इस बोझ से अब वो छुटकारा पाना चाहता है, और वो कहता है कि वो अपने मन को ये झूठी दिलासा देगा
कि आने वाले कुछ वर्षों में उसका मन जो है परिपक्व हो जाएगा, उसके अंत जो दृष्टिकोण है वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएँगे, तब वह कविता लिखेगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों उसका मन जो है अब बिल्कुल एकदम अम, विरोधाभास में बीतने लगे हैं, उसके अंदर जो है विचार टकराने लगे हैं और बिल्कुल असंतुष्ट हो गए हैं और एक प्रकार का एक अजीब एक तड़प उसके मन में जाग उठी है और वो कहते हैं कि उनका मनोबल कम हो चुका है और इसीलिए जो है उसके अंदर में तड़प जाग उठी है, उसका मन जो है तड़प रहा है और वो कहते हैं कि इसके तड़पने का कारण है और उसके तड़पने का सोर्स वो बताना चाहता है कि सर्वोपरि आवेग कि से उसका तड़प ने जन्म लिया है। वो कहते हैं कि जब वही एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो उसे गौरवमय कुछ कार्य करने का आश्वासन मिला था और जो आवेग जिस आवेग ने उसके मन में जन्म लिया था, उसी आवेग की वजह से अभी उसका हृदय जो है तड़प रहा है। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि वह हमेशा सावधानी बरतते थे और उसी सतर्कता से इस तड़प ने जन्म लिया है। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि उसके मन को जो है विनम्र भय सता रहा है। उसके मन में विनम्र भय ने जन्म लिया है और विनम्र भय जो है उसके मन को जो है सता रहा है। और दोस्तों वो कहते हैं कि ये मन का जो डर है उन्हें धोखा देता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इसका मन का जो डर है उसको धोखा दे रहा है और वह कहते हैं कि बिल्कुल एक कपड़े की तरह, एक लबादा की तरह सर से लेके पाँव तक डर उसके शरीर को ढका हुआ है। और दोस्तों वह कहते हैं कि इस डर ने उसके कार्यों को वर्ड्सवर्थ के कार्यों को किसी लॉकअप में बंद कर दिया है। अर्थात दोस्तों वर्ड्सवर्थ अब एक ऐसी अवस्था में है कि डर की वजह से वो किसी प्रकार के कार्यों को भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद कहते हैं कि ये डर जो है उसके मन का डर जो है उसे फिर से धोखा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो किसी भी चिंतित आँखों पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। उस डर की वजह से वो बहुत बेचैन हो जा रहे हैं और वो कहते हैं कि डर की वजह से उसके चेहरे से सादगी और सच्चाई मिट जाते हैं। तो दोस्तों वो डर की वजह से बहुत परेशान हैं, उसको जो है डर सता रहा है और दोस्तों वे कहते हैं कि इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता कि वह गाँव की गलियों में या खेतों में विलासिता पूर्वक या कामुकता पर पूर्वक वह भटकते रहते। और फिर वह कहते हैं कि इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता कि वह समय की परवाह किए बिना वह चिंताओं से मुक्त हो जाते और फिर वह कहते हैं कि जानबूझकर वह छुट्टियाँ मनाते, वह जो है नज़रअंदाज कर देते, हर किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते और जानबूझकर वो छुट्टियाँ मनाते, यही अच्छा होता। फिर वो कहते हैं कि उस डर की वजह से उसका मन जो है त्रस्त है, परेशान है और अपने ही कार्य का वह दुश्मन बना हुआ है। वो कहते हैं कि कुछ देर देर के बाद जो है उसका मन ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद जो है उसका मन जो है खोखले विचारों को अनुभव करने लगता है। इस तरह से उसका मन जो है परेशान है, त्रस्त है। वो कहता है कि इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता कि वह ना तो उत्साह का नाम सुनता और ना ही किसी एम्बिशंस या किसी उद्देश्य का नाम वह सुनता। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि यही उसका भाग्य है और एक कवि को जो है इस दौर से गुज़रना पड़ता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जिन विषयों पर उन्होंने लिखना शुरू किया था और जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं कर पाए। वे सारे विषय उसके अंदर वर्ड्सवर्थ जो है एक प्रकार की अपूर्णता को देखते हैं या तो दोस्तों उस विषय में वर्ड्सवर्थ एक ऐसी उपलब्धि को देखते हैं जिसको पाने के लिए दोस्तों
वर्ड्सवर्थ को और भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यह सोचकर दोस्तों एक बार फिर से वर्ड्सवर्थ निराश हो जाते हैं और वे पीछे हटने लगते हैं। फिर वह एक कब्र की ओर चले जाते हैं। वह कब्र की ओर जाकर भटकते रहते हैं बेवजह, जिससे उसको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक फ़ॉल्स स्टीवर्ड जहाज में या किसी ट्रेन में यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से यात्रियों से बहुत कुछ तो ले लेता है, लेकिन वापस यात्रियों को कुछ भी नहीं लौटाता है। ठीक उसी तरह से उनका कब्र की ओर यात्रा करना, कब्र में जाके भटकना बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों इसी तरह से वर्ड्सवर्थ जो है एक निराशा में ही अपने 4th पैराग्राफ को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर इसकी डिटेल जानकारी आप 4th पैराग्राफ का लेना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा वेबसाइट का नाम है आर्टिकल एंड स्टोरीज डॉट इन और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में 5th पैराग्राफ की व्याख्या के साथ दोस्तों अब फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।